कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की नीति न बनाने पर केंद्र को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक आप कुछ करेंगे तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। गोवध के आरोपी की जमानत ठुकराते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, गाय ही ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिरोजाबाद व अन्य जिलों में बुखार से मौतों पर जताई चिंता। यूपी सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिया बड़ा बयान। कहा, दिल्ली दंगा केस में पुलिस ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की। नौकरियों के आंकड़ों पर राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना। बोले, मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान कहा, यूरोप को ये जानने की जरूरत है कि हिंद प्रशांत में उसके दोस्त हैं। और न्यूयॉर्क में आए तूफान ईडा ने मचाई भारी तबाही। कम से कम 48 लोगों की मौत। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नई रिपोर्ट WMO एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस 2021 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि चरम मौसम और परिणामी आर्थिक नुकसान की घटनाएं दुनिया भर में 1970 के बाद से बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 50 सालों की अवधि में आपदाओं की घटनाओं में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1970 से 1979 के दौरान 711 आपदाएं देखी गई, जबकि साल 2000 से 2009 के बीच 3536 आपदाएं दर्ज हुई। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में बारिश ने अपना 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बार बार देखा गया है और अध्ययन किया गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ और ज्यादा अनिश्चित और तीव्र हो रही है। बारिश से शहरों में न सिर्फ बाढ़ बल्कि ट्रैफिक जैम, स्वास्थ्य समस्याएं, बिजली की कटौती भी होती है। इन मॉनसून के पैटर्न की समग्र अस्थिरता का कृषि और मौसम के पैटर्न पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आपदाओं की वजह से भारी संख्या में संपत्तियों और जान माल का नुकसान होता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 44% आपदाएं बाढ़ से जुड़ी हैं, जबकि 17% आपदाएं चक्रवाती तूफानों की वजह से घटित होती है। रिपोर्ट से पता चला है कि क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे ज्यादा खामियाजा विकासशील दुनिया या ग्लोबल साउथ भुगत रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक आपदाओं में 82% मौतें लोअर मिडिल इनकम देशों में दर्ज की गई हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 91% मौतें डेवलपिंग देशों में दर्ज की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1970 से अब तक अलग अलग आपदाओं में 2.6 मिलियन लोग मारे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 39% मौतें अलग अलग स्टॉर्म की वजह से हुई है। इनके अलावा सूखे की वजह से भी भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूखे की वजह से 34% मौतें हुई हैं और बाढ़ की वजह से 16% मौतें दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं से कुल 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है और इसकी मुख्य वजह जल आधारित आपदाएं जैसे चक्रवात और बाढ़ है। अब अगर हम एशियाई देशों की बात करें तो चीन और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और इन दोनों देशों ने क्लाइमेट संबंधी आपदाओं का सबसे ज्यादा सामना किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आर्थिक नुकसान के मामले में सबसे प्रचलित खतरा बाढ़ था। आंकड़े देखें तो हर साल बाढ़ की वजह से सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो रही है। जुलाई 2021 में पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ से 251 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह साल 2020 में असम में बाढ़ की वजह से 149 लोग मारे गए। इनके अलावा 2019 में केरल में 121, 2015 में गुजरात में 72 और 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड में 5,700 लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पिछले 50 सालों में अलग अलग दर्ज 907 आपदाओं में 90,624 लोग मारे गए, जबकि भारत में 551 आपदा की घटनाएं हुई और 1,34,037 लोगों की मौत हुई। हाल ही में चीन के हुनान प्रांत में फ्लैश फ्लड में कई लोगों की मौत हो गई और भारतीय राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इससे साफ है कि क्लाइमेट क्राइसिस रियल है और स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नोएडा सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है। ये फैसला मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के नेतृत्व में बिल्डरों और मकान मालिकों के बीच 9 साल की अदालती लड़ाई के बाद आया है। ऐसे समय में जब हजारों लोग बिल्डरों से घर के मिलने का इंतजार कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर बिल्डरों के नाम के साथ लंबित भुगतानों की एक सूची दी है। इसमें बताया गया है कि सुपरटेक लिमिटेड ने नोएडा अथॉरिटी को 111 करोड़ से ज्यादा का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद लॉजिक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 28 करोड़ रुपए नोएडा अथॉरिटी को नहीं दिए हैं। परियोजनाओं के क्लियरेंस के लिए संबंधित अथॉरिटी को यह भुगतान करना होता है। नोएडा अथॉरिटी को मैस्कॉट होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 20 करोड़ रुपए भुगतान नहीं किए हैं। लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 13 करोड़ और रुद्र बिल्डवेल होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 11.65 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साल 2014 के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 40 मंजिला इमारत को गिराने के आदेश दिए गए थे। अब 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिससे RWA में खुशी का माहौल है। कोर्ट ने लोगों की सुरक्षा, सफाई और वेंटिलेशन के अधिकार और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बरकरार रखा। 2019 में ATS ने नोएडा में लॉजिक्स ग्रुप के 4,500 विलंबित फ्लैटों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। ATS ने लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन्स, ब्लॉसम काउंटी और ब्लॉसम जेस्ट का काम पूरा किया। NBCC को जुलाई 2019 में आम्रपाली समूह की परियोजनाओं को पूरा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि इसने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फंड की कमी की वजह से परियोजना के पूरा होने में देरी होगी। इस साल अगस्त में नोएडा अथॉरिटी ने अपनी 199वीं बोर्ड बैठक में 16 डेवलपर्स के लिए अपनी शून्य अवधि नीति के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। बोर्ड के आदेश के मुताबिक जिन डेवलपर्स ने 31 दिसंबर 2021 तक अपनी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया है, उन्हें परियोजना पूरा करने के लिए समय दिया गया है। इनके अलावा 16 आवंटियों को 31 दिसंबर 2021 तक अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में लिखित आश्वासन देने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। फंड की समस्या और मंजूरी की कमी की वजह से परियोजनाओं का काम रुका हुआ है। प्रमुख मुद्दों में एक फंड डाइवर्जन है, जिससे परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होती है और इसकी सजा खरीदारों को भुगतनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमण के हालात में सुधार और देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने के बावजूद अगस्त महीने में GST कलेक्शन में गिरावट देखी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अगस्त महीने में 1.12 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्ट हुआ है। अगर हम आंकड़े देखें तो मौजूदा GST कलेक्शन पिछले महीने के मुकाबले करीब 4% कम है। ऐसे तो वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले साल समान अवधि के मुकाबले GST कलेक्शन 14% ज्यादा है, लेकिन 2 साल बाद भी ये GST कलेक्शन निराश करने वाला है। मसलन अगर हम वित्त वर्ष 2019-20 में अगस्त महीने की बात करें, तब वित्त मंत्रालय को 98,000 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। चालू वित्त वर्ष के जून महीने में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे चला गया था। ये गिरावट अपने 8 महीने के निचले स्तर पर रहा था। इसी तरह अगर हम कोरोना से पहले GST कलेक्शन की बात करें तो जून 2019 में GST कलेक्शन 99,000 करोड़ रुपए रहा था, जबकि चालू वित्त वर्ष के जून महीने में GST कलेक्शन 92,000 करोड़ रुपए पर रहा था। इसका मतलब है कि GST कलेक्शन कमोबेश कोरोना महामारी के पूर्व स्तर पर ही है। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि देश की GDP में भारी उछाल आया है। मसलन पिछले दिनों जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की GDP चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 20.1% बढ़ी है। हालांकि पिछले साल महामारी के दौरान पहली तिमाही में देश की GDP में 24% से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी। 20% के उछाल का भी मतलब यही है कि अभी ये पुराने स्तर से भी कुछ नीचे ही है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से जून के बीच देश की GDP 26.95 लाख करोड़ रुपए थी, जो इस साल अप्रैल से जून की तिमाही में 20% बढ़कर 32.38 लाख करोड़ हो गई। यहाँ ये बात जानना बेहद जरूरी है कि पिछले साल इस तिमाही की GDP उसके पिछले साल के मुकाबले 24.4% कम थी। यानी 2019 में अप्रैल से जून के बीच भारत की GDP थी 35.85 लाख करोड़ रुपए। इन तीनों आंकड़ों को साथ रखकर देखें तब तस्वीर साफ होती है कि अभी देश की अर्थव्यवस्था वहां भी नहीं पहुंच पाई है जहां अब से 2 साल
पहले थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।